रही है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, कल गुजरात में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने फिर से जो कर्नाटका और तेलंगाना में कहा था वही फिर से उन्होंने कहा और देशवासियों से अपील की। अब देशवासियों से अपील करना प्रधानमंत्री की नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई बार उन्होंने इस देश के तमाम उस मतदाता से, उस देश के नागरिक से कई बार उन्होंने अपीलें की है और हर बार की तरह देश का भोला भाला नागरिक वो अपीलों को सुनता आया है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनालाइज में काम करने वाली पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोदी जी की हर अपील का बखान करते आए और मोदी जी की उस अपील को इस देश की भोली भाली जनता पर लादते हुए आए। दर्शकों, आपको बता दूं कि हमने 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान हमारे देश का युवा वर्ग, युवा मतदाता, इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सुरक्षित हाथों में हमने देश सौंप दिया था। क्या वाकई में 2014 से लेकर 2026 तक के हमने देश इन 12 सालों में सुरक्षित हाथों में सौंपा है? हमने लगभग इन 12 सालों में इस देश में ये मत करो, वो मत करो, ये करो, यही सुना है। देश का मेक इन इंडिया का जो मोदी का कॉन्सेप्ट था, देश के प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट था, वो बुरी तरह से विफल हो गया। दर्शकों, अब मैं आपको वो उनका कल का जो बयान है वो बयान सुना देता हूं। पहले उन्होंने भारत में तेल, पेट्रोल, डीजल और ई व्हीकल और मेट्रो के बारे में जो कहा है उतना मैं आपको पहले सुना देता हूं, वो क्या कहते हैं। मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। जैसा कि दर्शकों आपको मैं बता दूं कि भारत में 2026 तक लगभग 18 से अधिक शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा सक्रिय रूप से संचालित की जा रही है, जिसमें दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा नेटवर्क है। कोलकाता भारत की पहली मेट्रो सेवा, जबकि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, कानपुर, आगरा, नई मुंबई और इंदौर जैसे शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। दर्शकों, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो मेट्रो सेवा उपलब्ध है, आज नागपुर की अगर मेट्रो पर हम बात करें तो नागपुर की मेट्रो लगभग 20% आबादी नागपुर की उस मेट्रो सेवा का लाभ ले पाती है। 100% या 60% नहीं ले सकती। अगर मेरी बात गलत हो तो नागपुर मेट्रो हमारे नागपुर ऑफिस में हमें उसके कागज बता दे कि हमने जो वाकया बताया है, जो बताया आंकड़ा बताया 20% वो सही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो मेट्रो सेवा शुरू हुई है
उसका 10% ही उपयोग होता है, क्योंकि वहां हर कोई अपने वाहनों से आवाजाही करते हैं और इंदौर जो शहर है वो पूरी तरह से मेट्रो को अपनाने से अभी भी हिचकिचाता है। दर्शकों, आपको बता दूं कि अगर नागपुर के मेडिकल चौक में अगर रहने वाला कोई व्यक्ति है तो उसे अगर ऑफिस अगर जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसे अजनी स्क्वायर के मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, उसको वही नजदीक होगा। अब वो लगभग 4 किलोमीटर दूर जाकर अगर मेट्रो पकड़ता है तो घर से वो कहां से जाएगा? ऑटो से जाएगा। उससे अच्छा ऑटो पकड़कर वो फिर अपने सीधे कार्यालय पहुंच सकता है, उबेर ओला से भी जा सकता है। खैर दर्शकों, बात वो नहीं है। बात यह है कि जिस प्रकार मोदी हमारे इस देश की जनता से अपील करते हैं, वो अपील कितनी जनता पर थोपी जाती है। दर्शकों, आपको बता दूं कि इस देश की जो अर्थ मंत्री है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने अभी तक के कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और चरमराने के साथ यह जो अर्थव्यवस्था है यह किसी भी समय औंधे मुंह गिर सकती है। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो जनता से केवल अपील कर रहे हैं, लेकिन इस आपदा से जो अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही है उससे निपटना कैसे है, उससे बाहर कैसे निकाला जाए देश को, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पर कोई कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव के पहले, 5 राज्यों के चुनाव के पहले महिलाओं का कानून लाना है, महिलाओं को आरक्षण देना है बताकर एक 3 दिन का संसद सत्र बुलाया जाता है। लेकिन वो संसद सत्र क्या था उसकी भी आप लोगों को पता है कि किस तरीके से वो देश को गुमराह करने के लिए महिलाओं का आरक्षण बिल बताकर महिलाओं के नाम पर इस देश में 5 राज्यों में वोट लेने गए कांग्रेस और विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। इन षड्यंत्रों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरने पर आ गई है। दर्शकों, अभी आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने उसी भाषण में अब और सामने क्या कहा है, जो कि आपके खाने पीने की तेलों की बात हो रही थी, उस पर मैं उनके क्या विचार है वो पहले आपको वो दिखा देता हूं। खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, जैसा कि दर्शकों, भारत में खाने का जो तेल है, जिसे मुख्य रूप से 2 स्रोतों से हमारे देश में लाया जाता है, लगभग 57% तेल जो है विदेशों से आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, जबकि शेष मांग घरेलू उत्पादन से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से पूरी होती है। पाम तेल इंडोनेशिया से और मलेशिया से हमारे देश में बुलाया जाता है। सूरजमुखी का जो तेल होता है वो यूक्रेन से और रूस से मंगाया जाता है। सोयाबीन का जो तेल है वो अर्जेंटीना और ब्राजील से मुख्य रूप से मंगाया जाता है। अब बताइए, हमारे देश में 57% तेल जो है वो आयात किया जाता है, यानी आधे से भी ज्यादा तेल हमें आयात करना पड़ता है। हमारे घरेलू उत्पादन उतनी क्षमता पर शायद तेल उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे देश का सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यफूल, ये जो चीजों की जो हमारे यहाँ पैदाइश करता है किसान, वो कहाँ जाता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों कि हमारे देश में, इस देश को जय जवान और जय किसान के नारे के साथ शुरू कर हरित क्रांति लाई गई थी। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में शरद चंद्र पवार जो कृषि मंत्री हुआ करते थे, और कृषि मंत्री रहते समय उन्होंने केंद्र की नीतियों में कृषि के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अब हमारे कृषि मंत्री है, देश के कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और बताए तेल की हालत, किसानों की हालत ऐसी क्यों है? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार हमारा जो भारत देश है वो किस तरीके से औंधे मुंह गिर रहा है।
दर्शकों, आपको बता दूं कि इसी भाग में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने पर, गोल्ड पर भी इस जनता से, इस देश की जनता से अपील की है कि आप साल भर सोना ना खरीदें। उस पर उन्होंने क्या कहा है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। अब दर्शकों, आपको बता दूं कि भारत में जो सोने का अधिकांश हिस्सा है, लगभग 90% हिस्सा जो है वो आयात किया जाता है, मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात से। घरेलू उत्पादन बहुत कम है, जो मुख्य रूप से कर्नाटका की हट्टी गोल्ड माइन से आता है। हालांकि कर्नाटका के केमचुल, राचूर और मध्य प्रदेश के जबलपुर में नए भंडार के संकेत मिले हुए हैं। यानी इस देश में 10% ही सोना हम हमारे देश में घरेलू उत्पादन से ये करते हैं और 90% हम लोग आयात करते हैं। अब इसमें आप बताइए दर्शकों कि किस प्रकार से हमारे देश की स्थितियां बनी हुई है और ये स्थितियां आखिर क्यों बनी है, इन स्थितियों के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है, यह हमें बताया नहीं जा रहा है दर्शकों। और आपको यह बता दूं कि हमारा अब देश जो है, वो अर्थव्यवस्था जो है वो औंधे मुंह गिरने वाली है। वो औंधे मुंह क्यों गिरने वाली है वो मैं पहले आपको बता देता हूं दर्शकों। भारत में अधिकांश कोयला मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण मध्य क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश से आता है। देश के कुल उत्पादन का लाभ 98 से 99% हिस्सा झारखंड, शेषकर झरिया सबसे बड़ा उत्पादक है। छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा खदान से भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से है। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कोलंबिया से कोयला बाहर विदेश से मंगाता है। 2024 में लगभग भारत में कुल कोयला आयात इंडोनेशिया की हिस्सेदारी लगभग 60% थी, जो शीर्ष आपूर्ति करता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा आपूर्ति करता है भारत का कोयले में। अधिकांश थर्मल कोयला जरूरतों के लिए इंडोनेशिया पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए जाने जाते हैं और रूस पिछले कुछ समय से रूस से भी कोयला आयात किया जा रहा है, उसकी भी काफी मांग बढ़ी हुई है। भारत में कोयले में बड़े भंडार होने के बावजूद अच्छी गुणवत्ता वाले कोलिंग कोयला जो है वो नहीं है और यहाँ के जो थर्मल पावर प्लांट की है जो मांग है कोयले की, वह हमारे देश के घरेलू कोयले को वो जरूरत के हिसाब से उसे कंपैटिबल नहीं है। आवश्यकता के वजह से वो कोयले को हमें आयात किया जाता है। भारत का कोयला उत्पादन क्षेत्र, वैसे तो भारत के कोयला उत्पादन स्वरूप में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इन क्षेत्रों का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है, जबकि बिजली संयंत्रों की उच्च मांग के कारण भारी मात्रा में आयात किया जाता है। भारत में लगभग सोना जो 60% जो कोयला है वो 60% आयात किया जाता है। अब दर्शकों आप बताइए कि हमें क्यों सोलार का हिस्सा बनाया जा रहा था? क्योंकि भारत के राजनेताओं को पता है कि कभी ना कभी अब कोयले की आयात रुकेगी और थर्मल पावर प्लांटों के टरबाइन घूमना बंद होंगे, बिजली नहीं होगी, तो आखिर हमें सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट किया जा रहा था। और हमें जिन चीजों को छुपाकर बताया जाता था, अगर भारत के प्रधानमंत्री कह दे कि 60% हमें कोयला आयात करना पड़ता है और कोयले की वजह से हमारा देश अंधकार में हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोलर लगा लें, तो सारा देश सोलर लगा के बैठा होता।
दर्शकों, आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे बड़ा वित्तीय संकट आने वाला है और उसकी शुरुआत मोदी जी ने अपने 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही 2 जगह के भाषणों में उन्होंने कर दी है। आज जो मैंने आपको बताया, गुजरात के जगह उन्होंने ये अपना भाषण दिया हुआ था और उसमें कल उन्होंने ये कहा हुआ था। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।